हेलो स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम जो हमारी यूनिट 3 है उसका अध्याय 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी तक हम ओरस्टेड का प्रयोग और उसके बाद में जो है बायो सावर्ट का प्रयोग और चुंबकीय क्षेत्र इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि हम चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट भी हम देख चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में जानकारी कर लेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके लिए 4 नियम दिए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इस दिशा को ज्ञात करने के लिए 4 नियम दिए गए हैं और ये अलग अलग स्थिति में लगते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जो नियम है वो है स्नो का नियम, ठीक है। यहाँ स्नो में एस का मतलब है साउथ, इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण। एन का मतलब है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इसका मतलब है डब्ल्यू का पश्चिम, ठीक है। साउथ, नॉर्थ और तीसरा क्या है, डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो कैसे समझेंगे इसको ऐसे समझेंगे कि अगर कोई वायर है अपना जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये मैंने आपको जब ओरस्टेड का प्रयोग बताया था ना उसमें भी बताया था ये चीज, जिसमें क्या हो रहा है, धारा अगर प्रवाहित हो रही है किसी वायर में से और दिशा क्या है उसकी धारा की, सपोज करिए दक्षिण से उत्तर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अगर इसके ऊपर हम क्या करते हैं या इसके एक चुंबकीय सुई रखते हैं, तो चुंबकीय सुई जो होगा, सपोज करिए इस तरह की चुंबकीय सुई है आपके पास छोटी सी, है ना, ये चुंबकीय सुई है, तो उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा पश्चिम दिशा की तरफ। तो अगर मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ, ये मेरी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो पश्चिम किस तरफ होती है, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ठीक है। ये क्या होगा, अगर ये उत्तर है ये दक्षिण है तो ये होगी पश्चिम दिशा और ये होगी पूर्व दिशा। तो कहने का मतलब अब इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन जो है चुंबकीय सुई का वो होगा पश्चिम दिशा की ओर। अगर इसका जो है नियम को देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर डिफ्लेक्शन पश्चिम में होगा। हो गया, समझ में आ गया ना स्नो का नियम, कि अगर हम किसी वायर में धारा प्रवाहित करते हैं और वो धारा दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है तो उसके ऊपर अगर हम क्या लगते हैं, चुंबकीय सुई अगर उसके पास रखते हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ होगा। ये इसका नियम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का निकाल सकते हैं किसी वायर के लिए। इसका जो दूसरा नियम है, दूसरा जो है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं मतलब सीधा हाथ अपना, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये भी किसके लिए देंगे कि अगर हमारे पास कोई वायर है, तार है सीधा, उसमें धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि इससे समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास वायर है, धारा की दिशा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी। तो उस सबसे पहले दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको धारा की दिशा में रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद जो अपनी उंगलियां उनको सीधा करके उनको मोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, उंगलियों की तरफ। तो इधर से क्या है, अंदर जा रही है, इधर क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो अगर इस तरह से मैं इसको अंगूठा है ये मेरा, ठीक है, अंगूठे को मोड़ के और अगर मैं इसमें करता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर किधर है, अंदर की तरफ जा रही है उंगलियां, और इधर से क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो यहाँ तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर दिशा में और इसके इस तरफ क्या होगा, बाहर की दिशा में। तो यानी कि जब कोई वायर लोगे तो वायर के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा,
राउंड शेप में चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हर जगह क्या होगा इसका, राउंड शेप में चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ बेलनाकार रूप में, ठीक है ना। ये क्या बनेगी, इसके चारों तरफ अगर मैं लूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बेलनाकार रूप में है और दिशा क्या है उसके, वक्र पृष्ठ की तरह उसकी दिशा रहेगी, ठीक है। जिधर उंगली अंदर जा रही है अंदर की तरफ और जिधर से बाहर निकल रही है उसका क्षेत्र बाहर की तरफ। अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। तो अंगूठा किधर रखना है, इधर उंगलियां घुमा के मोड़ना। तो इस तरफ क्या हो रही है, उंगलियां अंदर जा रही है, इधर से उंगलियां बाहर आ रही है। तो इधर उंगलियां क्या हो रही थी, अंदर जा रही थी, तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और इधर का क्या हो रही है, उंगलियां बाहर आ रही, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया, बाहर की तरफ। तो इसका अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र बनाऊंगा तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम, इसके लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तीसरा जो नियम है वो है वृत्तीय धाराओं के लिए, ठीक है। वृत्तीय धाराओं के लिए यहां लिख देते हैं तीसरा, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, राइट पाम, दाईं हथेली यानी कि राइट पाम का नियम। तो उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ तो हम जो भी हमने दोनों में केस में देखा तो वहाँ वायर था, सीधा लंबा वायर। यहाँ क्या है, धारा जो है वो वृत्तीय रूप में है। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लिए ये कोई वायर है, थोड़ा थिकनेस का बना देते हैं, ये कोई वायर है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कैसे हो रही है, इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ऐसे क्या हो रही है, इधर से धारा प्रवाहित जो हो रही है वो ऐसे हो रही है। तो हमें क्या करना होता है कि जिस तरफ धारा प्रवाहित होती है उस तरफ क्या करनी है, उंगलियां करनी है, ठीक है। तो ये धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, तो सपोज कर लीजिए ये हमारे पास जो है राउंड शेप है, तो धारा कैसे प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, इस डायरेक्शन में हो रही है। और फिर अंगूठा उठा दीजिए, तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो आप देखिए धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे हो रही है, ठीक है। ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की ओर, इधर। ये क्या हो जाएगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इधर से अंदर जा रही है फील्ड लाइन और उधर से फील्ड लाइन, यानी कि जो क्षेत्र की रेखाएं हैं वो बाहर निकल रही है और इधर क्षेत्र की रेखाएं अंदर जा रही है, ठीक है। ये वाला, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन करनी है अंगूठे की, करंट की डायरेक्शन, और इसमें करंट की डायरेक्शन कौन देगा, उंगलियां देंगी, ठीक है। ये हो गया। चौथा जो नियम आता है इसका, वो चौथा नियम है मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम, है ना। सॉरी, मैक्सवेल का कोर्क पेच, ठीक है। अब आपने लगभग सबने स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू कसा ना, तो ये पेच कौन सा, वही पेच है जो पेच अपन कसते हैं, ठीक है। तो पेच कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का पेच होता है। अब अगर मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको कसता हूँ, ये मान लीजिए आपके पास ये स्क्रू ड्राइवर है, हाँ, इस स्क्रू ड्राइवर से पकड़ के मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे इसको कसना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इसको कसूंगा तो ये बोर्ड होगा, तो बोर्ड के अंदर जाएगा इधर, तो ये धारा की दिशा होगी। इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लीजिए स्क्रू है, ये मैंने क्या लगाया इसके ऊपर, यही ले लेते हैं, चलिए ये मेरे पास कील है ना, इसको आप स्क्रू समझ लीजिए, ठीक है। ये मैंने उसके ऊपर क्या लगाया, जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस होता है जिसको बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कसूंगा तो कैसे घुमाऊंगा, इस तरफ, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो धारा की दिशा किधर हुई, अंदर की तरफ। तो अगर अंदर की तरफ धारा की दिशा है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
अगर अंदर जा रहा है, धारा की दिशा किधर है, अंदर की ओर है, तो ऐसे घुमाया ना मैंने, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुई, ऐसे। ठीक है, इसको मुझे कसना है, तो कसने के लिए मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो ये अंदर जाएगा स्क्रू, तो वो तो कौन सी, धारा की दिशा। तो ऐसे घुमाने पे इधर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र। इधर से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसका उल्टा देखते हैं कि अगर मुझे इस स्क्रू को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना तो मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा, इसका उल्टी डायरेक्शन में। तो उल्टी डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो करंट की दिशा, यानी कि स्क्रू क्या होगा, बाहर आएगा, तो ये बाहर आने वाली दिशा तो क्या होगी, करंट की दिशा। और घुमाया कैसे मैंने इसको, ऐसे। ठीक है, ऐसे दूसरा अंदर, बाहर लाने के लिए वापस इसको उल्टी दिशा में घुमाना पड़ेगा। ये आप करके देखेंगे। तो ये होगी हमारे पास अंदर दिशा, और ये होगी इसके बाहर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर अपने पास स्क्रू ड्राइवर होगा तो आप कस के देखना, ऐसे कसोगे। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, स्क्रू अंदर जा रहा है, बोर्ड में अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने वाला जो स्क्रू होगा वो होती है धारा की दिशा, और जैसे आप पेचकस को घुमा रहे हैं तो उसके चारों तरफ जो होगा वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जिधर अंदर जा रहा है उधर अंदर की तरफ, और उधर से बाहर आ रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इनके 4 नियम। ठीक है, पहला था स्नो का नियम, दूसरा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तीसरा वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हाथ की हथेली का नियम, और चौथा था वो था मैक्सवेल का कॉर्क पेच का नियम। ठीक है, तो ये 4 नियम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की आपको दिशा देते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ लिया। ठीक है, तो उस बायो-सावर्ट के नियम का एप्लीकेशन जो पार्ट है, अब हम वो देखेंगे कि अगर मैं कोई एक तार लेता हूं अनंत लंबाई का, उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, उसके लंबवत दूरी के ऊपर एक, या सपोज कर लीजिए कि कोई मैंने तार लिया है, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, उस तार की वजह से बायो-सावर्ट के नियम का हमें यूज करना है, और उस बायो-सावर्ट के नियम का यूज करके उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो जो पहला आपका टॉपिक है वो है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। या हम कह सकते हैं ये क्या है, बायो-सावर्ट का जो आपका नियम है उसका एप्लीकेशन पार्ट है, उसको अनुप्रयोग जो है वो है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधा लंबा चालक तार लेते हैं। ठीक है, इसका ये बिंदु क्या है, O। इस O बिंदु से लंबवत दूरी लेते हैं D। इसमें एक बिंदु P है। इस P बिंदु पे हमें क्या करना है, इस तार की वजह से जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, सपोज करिए I प्रवाहित हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं, ये एंगल कितना है, सपोज कर लीजिए θ1। इसको जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये जो बाहर एंगल बनेगा ये कितना है, θ2। यहाँ जो एंगल बना उसे हमने मान लिया φ1, और ये जो एंगल है वो कितना है, φ2। ये अलग अलग हमने नाम दिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको φ1, और ये कितना हो गया, φ2। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई D। अब मैं क्या करता हूं, जो हमारा मिडिल पॉइंट लिया हमने O पॉइंट, इस O पॉइंट से L लंबाई पे, जो बायो-सावर्ट ने क्या कहा था, बायो-सावर्ट ने क्या कहा था, बायो-सावर्ट ने जो नियम दिया था वो किसके लिए दिया, अल्पांश के लिए नियम दिया था ना, अपने को वही चलना है। तो अल्पांश हम लेते हैं, कितनी दूरी पे लेते हैं, इस O बिंदु से हम O' बिंदु पे जाते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, L, और यहाँ जो अल्पांश लिया है वो कितना है, DL। ठीक है, अल्पांश कितना है, DL। इस अल्पांश की जो है, इस बिंदु P से, इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है, सपोज कर लीजिए R है, और ये जो यहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है,
फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, देख लीजिए, है ना। ये अगर थीटा बन रहा है तो एंगल वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है हमारे पास 90, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डी एल जो हमारा अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, और वो किससे निकालेंगे, बायो-सावर्ट के नियम से, ठीक है। तो सबसे पहले अल्पांश डी एल के लिए बायो-सावर्ट के नियम से, ठीक है। अल्पांश डीएल के लिए क्या लगाते हैं हम, बायो-सावर्ट का नियम लगाते हैं। तो बायो-सावर्ट का नियम क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बराबर होगा μ0/4 अपने पास माध्यम क्या है, अभी हमने जो माध्यम लिया वो वायु ले रखा है, वायु में ये प्रयोग कर रहे हैं या वायु में ये तार रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, अल्पांश कितना है dl, दूरी कितनी है r² और साथ में साइन थीटा, ठीक है। ये बायो-सावर्ट का नियम था। अब इससे आगे देखिए कि मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा ये जो तार है ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कंटिन्यूस है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको बहुत सारे अल्पांशों में तोड़ेंगे, तोड़ के फिर उसको क्या करना है, जोड़ना है। तोड़ के जोड़ने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ सकता है उसका, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप यहाँ देखिए कितनी चीज वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, फिर उसके बाद I जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इस पूरे वायर में धारा I फिक्स वेरी है। DL जो है वो वायर के जो हमने टुकड़े किए वो हो गए। R इस वायर के लिए यहाँ से डिस्टेंस ये अलग होगी, यहाँ जो अल्पांश होगा उसके लिए अलग होगी, यहाँ जो अल्पांश होगा उसके लिए अलग होगी। तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, चेंज हो रही है। थीटा इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ बनेगा दूसरा, वो कुछ अलग एंगल होगा, यहाँ से जो बनेगा वो कुछ अलग एंगल होगा, यहाँ जो बनेगा वो कुछ अलग एंगल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये और ये तीनों क्या है, वेरिएबल है, तीनों क्या हो रही, चेंज हो रही है। तो जबकि हम इंटीग्रल वगैरह जब हम करते हैं, समाकलन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल में, या तो थीटा में करो या एल में करो या आर में करो। तो सबसे अच्छा जो इसमें कन्वर्जन हो सकता है वो हो सकता है थीटा में। तो हमें हर एक चीज का मान निकालना है थीटा की फॉर्म में, ये हमारे पास सबसे बड़ा टास्क है। उसके बाद बहुत इजी सा ये चीज हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये जो वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल होता तो अभी हम यहाँ पे इंटीग्रल करते किसी एक के रेस्पेक्ट में और पूरा सॉल्यूशन यही हो जाता 2 स्टेप में। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो मुझे तीनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब यहाँ से थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज लेना पड़ेगा OD P, ठीक है। तो त्रिभुज OD P में सबसे पहले मुझे क्या करना है, R को और L को यहाँ से हटाना है। तो R कहाँ है, ये रहा, L कहाँ है, ये रहा, और ये हमारी D, ये D तो क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से मैं लंब दूरी ले रहा हूँ ना पॉइंट O से। तो ये तो इसके लिए भी वही D है, इसके लिए भी वही D है, कोई सा भी अल्पांश लो सबके लिए दूरी क्या हो रही है, फिक्स आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस D में और इस थीटा में और इस L में और R में आपस में रिलेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, D लेना है, थीटा कौन सा आ रहा है यहाँ पे 180 माइनस थीटा, D आ रहा है, L आ रहा है और R आ रहा है। तो सबसे पहले मैं D और L में रिलेशन निकालता हूँ, ठीक है। तो इस त्रिभुज के अंदर आप देखिए D क्या होगा, एंगल के सामने की जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं। अगर मान लो कोई समकोण त्रिभुज है ऐसे, मैं इसको यहाँ वापस बना देता हूँ एक बार ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा इसमें। ये इस तरह का समकोण त्रिभुज है, ये P है, ये डिस्टेंस D हो गई, ये L हो गई, ये R हो गई, यहाँ जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 180 माइनस थीटा OD और P। तो इस एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और बचा क्या, आधार। तो पहला केस क्या है, मुझे आधार और लंब में रिलेशन निकालना है।
तो आधार और लंब कौन सा हो गया, लाल बटा काका से देखो, आधार और लंब, तो आधार और लंब कौन सा रहा, ये रहा आधार, आधार और लंब तीसरा है ना, लंब और आधार है ना ये, तो कौन सा हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थीटा की जगह अपने पास क्या है, सॉरी 180 माइनस थीटा, ये ना, तो टेन 180 माइनस थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब का मान है d, आधार कितना है l, मुझे निकालना किसका मान है, l का, तो d को एक तरफ भेजो, l को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा l बराबर d अपॉन टेन 180 माइनस थीटा, इसको लिख सकता हूँ d कोट थीटा, ठीक है। तो l बराबर क्या हो जाएगा, d साथ में कोसेक थीटा और माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये बन गया। अब मुझे यहाँ से देखिए l चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे l नहीं चाहिए, क्या चाहिए, dl चाहिए, तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट, तो इसको जब भी मैं अवकलन करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, अवकलन करने पर, तो ये हो गया dl ओवर d थीटा बराबर माइनस d, तो बाहर आ गया, कोसेक का अवकलन क्या होता है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई dl बराबर माइनस माइनस प्लस, तो d कोट स्क्वायर थीटा d थीटा, इक्वेशन नंबर 2। एक रिलेशन निकाल दिया हमने dl का थीटा के रेट में, अब क्या करना है, r जो है उसको भी किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में, तो वापिस इस त्रिभुज में आ जाओ, तो ये रहा r और d, ठीक है। तो r और d के अकॉर्डिंग देखो, जिसमें लंब और कर्ण दोनों आने चाहिए, तो लंब और कर्ण किस में आ रहे हैं, साइन थीटा में, तो यहाँ अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है d, कर्ण का मान कितना है r, तो r बराबर क्या हो गया, d अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाने पे क्या बनेगा, ये d कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक थीटा के, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक, तो हमने r को भी रिप्लेस कर दिया, सॉरी कर सकते हैं, और l को भी हमने क्या कर सकते, dl को भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से रिप्लेस करके पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसको सिर्फ थीटा में कन्वर्ट कर सकते थे, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था, इसके बाद तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है अब यहाँ पे कि समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, तो जैसे 2 और 3 से मान रखोगे तो इक्वेशन बन जाएगी μ0/4 पाई और i तो छोड़ दीजिए, ये तो कांस्टेंट ऐसा कैसा आ गया। अब dl की जगह हमें क्या रखना है, समीकरण 2 से मान ये रख दीजिए, तो d कोसेक स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा है ना, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा कि d कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में एक साइन थीटा तो चल ही रहा है। नेक्स्ट μ0/4 पाई i, अब यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक d से, क्योंकि यहाँ d स्क्वायर है ना, तो एक d से एक d कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा साइन थीटा d थीटा, और नीचे क्या बचा ओनली d, फिर आगे μ0i/4 पाई d, ये सारा का सारा क्या है कांस्टेंट, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, अब यहाँ पे d थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यही फंक्शन जो है वो क्या है
वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे आप देख लीजिए कांस्टेंट है। म्यू 0.4 पाई कांस्टेंट, ये डिस्टेंस भी उसके लिए कांस्टेंट, और आई जो है एक बार आपने धारा प्रोवाइड कर दी उसके बाद चेंजेस नहीं हो रही तो वो भी कांस्टेंट। तो सिर्फ एक फंक्शन बचा जो यहाँ पे हमारे पास दिक्कत आ रही थी, वो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल और ये तीनों वेरिएबल, इसलिए हमें ये चीज़ करनी पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फिर करेंगे हम इंटीग्रल। तो ये मैं एक बार इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ इस तरह से, है ना। ये हमारे पास फंक्शन है। अब संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो हो गया B बराबर इंटीग्रल dB। ठीक है, तो इंटीग्रल म्यू 0I/4 पाई d साइन थीटा डी थीटा, जो कांस्टेंट है उसे आप बाहर रख दीजिए। तो म्यू 0I/4 पाई d इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा। साथ में लिमिट देखिए अब इसकी, है ना, लिमिट लगाना भूल गए। तो लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक लिया थीटा की लिमिट? θ1 से θ2 तक। तो ये हो जाएगी θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक, तो θ1 से θ2 तक। अब जब माइनस साइन है तो एक बार चलिए आप बाहर ले लीजिए इसको। तो म्यू 0I/4 पाई d अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस को मल्टीप्लाई अंदर ले जाएंगे तो म्यू 0I/4 पाई d ये हो जाएगा कोस θ1 माइनस कोस θ2, जो हमारे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन नंबर 3 तक हमने दे दी थी, ये इक्वेशन नंबर 4, ये किसकी फॉर्म में है? थीटा की फॉर्म में है। ठीक है, अब सपोज करिए मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? फाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? फाई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि थीटा निकालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फाई निकालना बड़ा आसान रहेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से अगर इस त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को जो है वो कन्वर्ट करना है φ1 और φ2 में। तो पहले देखते हैं इस त्रिभुज को। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि इस त्रिभुज में इन दो एंगल का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए? जोड़, इन दोनों की जोड़ बराबर होनी चाहिए 90 थीटा के। ठीक है, 90 के बराबर होगी, क्योंकि एक अपना एंगल कितना है 90 का, टोटल मिला कितना होता है त्रिभुज में 180 डिग्री। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि θ1 बराबर, क्योंकि हमें θ1 को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो θ1 को रिप्लेस करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी 90 माइनस φ1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निकालना हमें θ2 का मान। तो θ2 कहाँ है? θ2 है यहाँ पे। ठीक है, तो θ2 बराबर किसके होगा? ये जो बाह्य एंगल है वो किसके बराबर होगा? इन दो एंगल के योग के बराबर। तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस φ2 किसके बराबर होगा? θ2 के। तो ये हो जाएगा 90 प्लस φ2। ठीक है, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमें रखनी है इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो जैसे इस इक्वेशन नंबर 4 में हम रखेंगे वैल्यू, तो b की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी म्यू 0I/4 पाई d कोस 90 माइनस φ1 माइनस कोस 90 प्लस φ2। तो यहाँ से तो b बराबर हो गया म्यू 0I/4 पाई d कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो ये हो गया साइन φ1। फिर होता है कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस साइन थीटा के। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस साइन φ2। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? फाई की जो वैल्यू में या फाई की टर्म में, वो फाई की टर्म में जो वैल्यू बनेगी वो जाएगी b बराबर म्यू 0I/4 पाई d साइन φ1 प्लस साइन φ2 इस वाले केस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 5। ठीक है, तो हमने लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। और वो मान क्या आ रहा है? अगर थीटा की फॉर्म में देखेंगे ये वाला
तो आ रहा है μ0I/4πd cos θ1 माइनस cos θ2। और अगर हम यहाँ जो एंगल है यहाँ जो एंगल यानी कि φ1 और φ2 जो है इस अभिष्ट बिंदु जहाँ हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहाँ पे क्या हो जाएगा, B बराबर μ0I/4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये आया इसके लिए लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के लिए। अब इसकी अलग अलग विशेष स्थितियाँ होंगी, उनके बारे में हम जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली स्थिति है वो है परिमित लंबाई तथा सीधा धारावाही चालक तार। तो इसका जो पहला केस है, हम जो इक्वेशन नंबर 5 है उसी को हम यूज करेंगे इसमें। अभी हमने परिमित लंबाई का जो एक तार था उसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था, और परिमित लंबाई के लिए जो फॉर्मूला आया था वो हमारे पास क्या आया था, वो आया था B बराबर μ0/4πI/d, साथ में था साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये किसके लिए था, ये था परिमित लंबाई के तार के लिए। ठीक है, अब अगर हमारा दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर इसकी विशेष स्थिति कि अगर ये तार जो है वो अनंत लंबाई का हो। ठीक है, तो अनंत लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप देखिए कि अनंत लंबाई का अगर तार है तो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें तो क्या है, कांस्टेंट है। धारा उसमें I प्रवाहित हो रही है, उसकी लंबवत दूरी जो है वो d है, ये μ0/4π ये भी कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, ये φ1 और φ2 है वो चेंज हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ये एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, अनंत लंबाई है इसकी, यहाँ से दूरी कितनी है d, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यानी कि अगर मैं इस अनंत लंबाई को किसी धागे से या डोरी से बांधता हूँ तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा 90, और ये एंगल भी कितना बनेगा 90, क्योंकि अनंत लंबाई पे जा रहा है ना। तो अनंत लंबाई पे जैसे अगर परिमित लंबाई है तो परिमित लंबाई पे क्या हुआ, ये जैसे ये है तो यहाँ कुछ एंगल बना। अनंत का मतलब क्या है, अनंत का मतलब इसको और नीचे ले जाओ, ऐसे ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते ये तार क्या होगा, यहाँ पहुँचेगा तो कितना होगा 90। सेम यही केस है परिमित के लिए। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई एंगल यहाँ फिक्स बन गया, अब अनंत के लिए क्या होगा, उसको डोरी को वहाँ से कहाँ से बांधेंगे, ऐसे करते करते जब बांधेंगे तो लगभग जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास φ1 और जो φ2 है उन दोनों के मान कितने आ गए 90 डिग्री। ठीक है, ये φ2 था, ये φ1 था, इन दोनों के मान कितने आ गए 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन में आप वो मान रख दीजिए। तो जो B का मान आपको मिलेगा वो कितना बन जाएगा μ0I/4πd, ठीक है, साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा μ0I/4πd, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2, तो μ0I/4πd इंटू 2 से 2 ये 4 कैंसिल आउट, तो इक्वेशन जो बचेगी हमारे पास वो बच जाएगी μ0I/2πd। ये मान आ गया किसके लिए, अनंत लंबाई के लिए, जो अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है उसके लिए इसके लंबवत d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, अब इसी में भी विशेष अवस्थाएं और हो सकती है। वो विशेष अवस्थाएं क्या हो सकती है वो देखते हैं। तो पहली विशेष अवस्था है कि अगर हम क्या करते हैं, जो तार की लंबाई है इसके लिए तार की लंबाई को क्या मान लेते हैं, फिक्स लंबाई L मान लेते हैं, और वो अब यहाँ बीच में से किसी दूरी पर नहीं होगी, किसी उसके जो एक एंड से अगर यानी कि एक सिरे से अगर d दूरी पर है उस केस में क्या मान होगा उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। जो अपनी नेक्स्ट कंडीशन है विशेष अवस्था, इस अवस्था में क्या है कि तार की लंबाई कितनी है कैपिटल L, यहाँ से ये दूरी कितनी है d, ठीक है, और ये एंगल आपका कौन सा था φ2, यानी कि हमने ये x और ये y है।
यानी कि अब जो दूरी हम बीच में से डी ले रहे थे वो बीच में से नहीं होके, सपोज कि जो बिंदु पी हमें जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो एक सिरे से कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर है। तो φ1 कितना बनेगा इसके अंदर, अगर इसको आप देखते हैं तो φ1 कितना बना अपने पास, φ1 बना 0 डिग्री, ठीक है। और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, φ2 बचा, ठीक है। इस इक्वेशन में इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो b बराबर क्या हो गया, μ0I/4πd साइन φ2, ठीक है। फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इससे, क्योंकि d और l हमारे पास है तो इसका यूज करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में साइन थीटा लाल बटा कक्का से क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज में लंब कितना है, l, ठीक है। कर्ण कितना है, अच्छा सॉरी, हाँ कर्ण कितना है, कहाँ गया कर्ण अपना, ये वाला कर्ण है yp, ठीक है। तो दूसरी चीज, अब yp का मान हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, आधार और लंब का मान है। तो इसको क्या ले सकता हूं मैं कि yp बराबर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। तो ये हमारे पास साइन φ2 जो बनेगा वो बन जाएगा l/n स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। इक्वेशन बन गई, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आपके पास b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी μ0I, ठीक है, μ0I/4πd l/1/l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, बस आपको φ1 φ2 के मान अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसका जो दूसरा केस होगा वो हो जाएगा अर्ध अनंत लंबाई के धारावाही तार के लिए एक सिरे से लंबवत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो दूसरी जो विशेष अवस्था बनेगी इसकी वो ये बन जाएगी, अर्ध लंबाई अर्ध अनंत लंबाई सॉरी अर्ध अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे से लंबवत दूरी d पर, एक सिरे से लंबवत दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। अर्ध अनंत लंबाई, ठीक है। अर्ध अनंत लंबाई का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से तो जो वायर है वो अनंत पे जा रहा है, एक किधर है, सिरा है। अब पहले वाले में क्या था, अभी जिस इससे पहले वाले में हमारे पास जो तार था वो तार क्या था, फिक्स लंबाई का था। इसमें क्या है, अर्ध अनंत, यानी कि एक तरफ से तो किधर जा रहा है, फिक्स है, और दूसरी तरफ अनंत पे जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में d दूरी पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इधर से जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 90 का, ठीक है। और ये एंगल कितना है हमारे पास, 0। तो φ1 कितना है इसके अंदर, 0, और φ2 कितना है, 90। तो इस फॉर्मूले का फिर से यूज करिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, b बराबर μ0I/4πd साइन 0 0 साइन 90 1, या इसको ऐसे लिखें तो 0 प्लस 1, तो b बराबर हो जाएगा μ0I/4πd, ठीक है। ये किसके लिए है, अर्ध अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे एक लंबवत सिरे, है ना, एक सिरे से लंबवत दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई सी भी परिस्थिति हो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे
ध्यान देना है। इसके अंदर φ1 और φ2 का मान क्या होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है, उसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है विशेष परिस्थिति, उसको देख लेते हैं, लास्ट है ये। तीसरी परिस्थिति में ये कह रहा है बिंदु P परिमित लंबाई के चालक के लंब अर्धक पर स्थित है। ठीक है, तीसरा है बिंदु P परिमित लंबाई के चालक तार के अर्ध लंबक स्थिति पर या अर्ध लंबक पर स्थित है, अर्ध लंबक पर स्थित है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले परिमित लंबाई का, तो ये परिमित लंबाई का। अर्ध लंबक मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए बराबर, या कह सकते हैं इसका जो बीच में सेंटर पॉइंट होगा उससे लंबवत दूरी। ठीक है, तो उससे लंबवत दूरी हो गई, तो ये हो गया φ2, ये φ1। तो अर्ध लंबक ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन का मतलब है कि φ2 बराबर φ1 बराबर φ, यानी कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। दूरी दी है, करंट I है, तो इस केस में आप सोल्व कर लीजिए। B बराबर क्या हो जाएगा, μ0I/4πd sin φ प्लस sin φ, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा μ0I/4πd 2 sin φ, 2 से 4 कैंसिल आउट, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा B बराबर μ0I/2πd sin φ। ठीक है, जितनी भी स्थितियां सारी हो सकती है इस केस के लिए, वो सारी की सारी स्थितियां हमने देख ली है। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी अभी तक कि हमें बायोसावर्ट का नियम पता होना चाहिए। उसके बाद बायोसावर्ट के नियम में 3 चीज़ें हमारे पास क्या थी, वेरिएबल थी, तो हमने उसको एक में कन्वर्ट किया सोल्व करने के लिए। एक में कन्वर्ट करते हमारे पास फॉर्मूला आ गया था, वो थीटा में आया था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, फाई में, क्योंकि फाई निकालना हर स्थिति के लिए आसान होता है। अनंत के लिए कैसे निकालते तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था कि इन फाई के यानी कि तार की लंबाइयाँ किस हिसाब से हम लेते हैं, अनंत का लेते हैं, परिमित का लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अनंत का लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, जब एक सिरे पे लेते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो ये अलग अलग इसके केस थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको सॉल्व करेंगे, उसके जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।